नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों, हम अभिषेक कुमार आपके साथ आज जो सेंटअप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने वाला है उसको करवाने वाला हूं। दोस्तों, आज साइंस के क्वेश्चन फिर से मैं लेकर आया हूं। जो एक पार्ट मैं करवा दिया हूं, आज दूसरा पार्ट मैं करवाने वाला हूं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, यानी जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 7 से कम, बी में दिया गया है 7 से अधिक और सी में दिया गया है 7। ठीक है, और डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा कि जो क्षारीय विलयन होता है, वो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि उदासीन लवण का ठीक है, उदासीन लवण का जो पीएच मान होता है कितना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर देगा यदि आपसे कि उदासीन लवण का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा कि जो उदासीन मान का पीएच मान होता है वो 7 होता है, यानी 7 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है। वो क्या निकलता है कि जो अम्लीय लवण होता है, ठीक है, अम्लीय लवण जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो जो अम्लीय लवण होता है उसका जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आपको याद रहेगा। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। उसके बाद जो अम्लीय लवण का पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 होता है। और क्षारीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। चलिए, ये आशा करते होंगे कि जो ये क्वेश्चन बताएं ये समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में पूछा है उसी को हम करवा रहे हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपको बोला गया है, जो देखते हैं थोड़ा, यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगला क्वेश्चन में दूसरा में बोला गया है कि बेकिंग सोडा, ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होता है। आपको 4 गो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया दोस्तों कि NaHCO3। ऑप्शन बी में दिया गया है, आपको बी में दिया गया है NaOH, ठीक है। और ऑप्शन सी में दिया गया है आपको NaO2CO3, ठीक है। और डी में दिया गया है आपको, डी में क्या दिया गया है, KOH, ठीक है, KOH। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है उस अनुसार से हम चलते हैं। तो क्वेश्चन हमको बोला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। यानी आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। यानी बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा क्या होगा, तो NaHCO3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों आपको कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन के परमाणु के बीच 3 बंधन होते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है कि किस परमाणु में जो है 3 बंधन होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जो क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन आपको देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है आपको कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं। हाइड्रोकार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं, ठीक है। चलिए आपको ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है CH4, बी में दिया गया है, बी में आपको दिया गया है C2H6 दिया गया है, ठीक है। और सी में आपको दिया गया है
सी में दिया गया है दोस्तों CH3H4 दिया गया है। और आपको यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है C3, ठीक है C3, और कितना दिया गया है C3H8 दिया गया है। चलिए तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव पूछता है 3-4 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 3-4 ऑब्जेक्टिव पूछता है दोस्तों। आपको मैं एल्कीन और एल्काइन समूह पढ़ा दिया हूँ, तो उस वीडियो में जाके देखिएगा, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज इसी को हम अच्छा से समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन के बीच 3 अबंध होते हैं। आपको पता होगा कि जो अबंध होता है कितने प्रकार के, ऐसे मुख्यतः जो 3 प्रकार के होता है, एक बंधन होता है, द्विबंधन और त्रिबंधन होता है। अब किसके कौन कौन समूह में कौन बंधन होता है, जो हम समूह को पहले बता देते हैं, उसको बाद आप अपने आप धर लीजिएगा कि ये कौन सूत्र में जो है 3 बंधन होगा। आपको पता होगा कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। एल्केन का सूत्र हम एल्केन वाला वीडियो में बताए हैं कि एल्केन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र, तो CnH2n+2 होता है। इसमें बंधन कितना होता है हम समझाए थे कि इसमें जो बंधन होगा सिर्फ एक बंधन होगा। कितना बंधन होगा, तो एक बंधन होगा। 21 हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ये हम आपको समझाए थे, ये एल्केन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे दोस्तों, एक बताए थे एल्कीन का समान सूत्र हम क्या बताए थे कि जो एल्कीन का समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। इसमें कितने बंधन होते हैं दोस्तों, तो इसमें जो बंधन की संख्या होता है, एल्कीन में जो बंधन की संख्या होता है कितना होता है, तो द्विबंधन होता है। कितना बंधन होता है, द्विबंधन होता है। उसके बाद एक समूह और हम बताए थे एल्काइन। कौन समूह बताए थे, तो एल्काइन समूह बताए थे। तो एल्काइन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है वो पहले सोचिए। तो एल्काइन समूह का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, आपको हम बताए थे कि एल्काइन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है, ठीक है। CnH2n-2 होता है, ठीक है ना। तो इसको में जो बंधन के संख्या होता है एल्काइन ग्रुप में जो बंधन की संख्या होता है दोस्तों कितना होता है, तो त्रिबंधन होता है। कौन बंधन होता है, त्रिबंधन होता है। अब इसी फार्मूला के अनुसार यहाँ पे आपको ऑप्शन को चूज करना है कि कौन जो है एल्काइन समूह में आ रहा है, ठीक है। एल्काइन समूह में आ रहा है। एल्काइन समूह में कहा है कि कितने बंधन होते हैं, 3 बंधन होते हैं। और क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा गया है कि 3 बंधन निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए यदि इसका हम फार्मूला देखें तो एल्केन में क्या होता है कि जो n के संख्या होता है, हम समझाए थे एल्केन वाला वीडियो में कि जो n के संख्या होता है C उसको दुगना कर देते हैं, उसका मान हो जाता है H, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बताए थे कि एल्कीन में जो n के संख्या होगा उसका सिर्फ दुगना कर देंगे तो वहाँ H रखा जाएगा एल्कीन ग्रुप में। और एल्काइन में क्या बताए थे कि जो n के संख्या होगा C उसको दुगना करके उसको में से 2 को घटा देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे C देखते हैं। तो C क्या हो जाएगा, 3 अबंधन हमको पूछा है। तो C हो जाएगा दोस्तों, जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे कौन होगा, C होगा। देखिए इसको रख करके देखिए एल्काइन समूह में, ठीक है। एल्काइन समूह में रख के इसको देखिए C बराबर कितना दिया है, C बराबर आपको दिया है दोस्तों 3। तो यानी n के जगह पे कितना लेना है हमको, 3 लेना है। तो C3 H2 गुना कितना हो जाएगा 3 - 2 यानी C3 3 दूनी 6 और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 यानी CH4। यानी 3 अबंधन कौन है, तो 3 अबंधन इसमें C3 और H4 है। चलिए आशा करते होंगे कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इसका सामान्य सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव ये समान सूत्र से भी पूछ देता है। तो इसीलिए हम सामान्य सूत्र को भी फिर से रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया है, वो आप लोग अब आसानी से चूज कर सकते हैं उसका आंसर, क्योंकि समझा दिए उस क्वेश्चन को हम। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला गया है कि Cn, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, किसका सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र है, ठीक है, सूत्र है, सामान्य सूत्र है। आपको ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, एल्केन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एल्केन, ठीक है, एल्केन। ऑप्शन बी में आपको दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में आपको दिया है एल्कीन,
बी में क्या दिया है, एलिकीन, ठीक है। और सी में आपको दिया है, सी में क्या दिया है, सी में दिया है एलिकाइन, सी में दिया है एलिकाइन, ठीक है, सी में दिया है एलिकाइन। और आपको डी में दिया है एथाइल, डी में क्या दिया है, इथाइल दिया, ठीक है, इथाइल। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी हम ये इसी चीज़ को समझाएं कि CnH2n+2 किसका सूत्र है, समान सूत्र है। तो CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, तो एल्केन का समान सूत्र है। किसका समान सूत्र है, एल्केन का। उसके बाद आप बताइए, अभी हम बताएं एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n, होता है कि नहीं होता है। चलिए एलिकाइन का आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में छापिए आप फटाफट कि एलिकाइन का जो अति सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि एलिकाइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ये बात आपको समझ में आया। यानी एक ही क्वेश्चन को आप जितना बार रिपीट कीजिएगा उतने फायदा करेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन में कहा गया है, चलिए कहा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोला गया कि कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन के संयोजकता कितना होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहा गया कि कार्बनिक यौगिक जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन, ठीक है, में कार्बन की संयोजकता होती है, में कार्बन की संयोजकता होती है, संयोजकता होती है, ठीक है, होती है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 5, बी में दिया गया है 4, और सी में दिया गया है 3, और डी में दिया गया है 8। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इस बात को समझिएगा, ये जो संयोजकता शब्द आया है, इस संयोजकता शब्द के यदि आप समझ लेते हैं तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया दोस्तों कि कार्बन की संयोजकता क्या होता है। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है। तो आप कहिएगा कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करने आता होगा कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसको बाह्यतम कक्षा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो संयोजकता बोलते हैं। तो देखिए, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी इसका जो संयोजकता होगा कितना होगा, 4 होगा। यानी आपका आंसर सही कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आशा करते होंगे कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन बताइए कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। जो कार्बन है उसके कितने अपरूप होते हैं, ठीक है, यानी के गो इसका अपरूप होता है। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि कार्बन के जो अपरूप के संख्या कितने हैं। तो आप कहिएगा कि जो कार्बन के अपरूप के संख्या है जो कितना है, 3 है। और कौन कौन है जो, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कि अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, जो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में बोला गया कि अम्ल राज में, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8वां हो जाएगा। अम्ल राज में, ठीक है, अम्ल राज में कहा गया दोस्तों कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या बोला गया है, तो HNO3, ठीक है, और क्या बोला गया है, का अनुपात क्या होता है, का अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ही बोला गया है, आपको ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों, क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। दिया गया है पहला में 3:1, बी में दिया गया है आपको 1:3, और सी में आपको दिया गया है 2:1, और डी में आपको दिया गया है 3:2, ठीक है। यानी आपको सामने 4 ऑप्शन है। तो याद रखिएगा कि अम्ल राज में, ठीक है, HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो 1:3 होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 1:3 होता है। ये एकदम बोर्ड में छापने वाला क्वेश्चन है, इसको एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, ठीक है। सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। इस पर विशेष फोकस दीजिएगा कि अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो 1:3 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो कहा गया कि हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है कितना होता है, यानी कि किस सीमा तक के कार्य करता है हमारा शरीर का जो पीएच मान है जो, ठीक है, क्वेश्चन ये बोला गया है। तो देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा लिख देते हैं। कहा गया है अगला क्वेश्चन में कि हमारा शरीर, ठीक है, हमारा शरीर पीएच मान के, ठीक है, पीएच मान के किस सीमा में, ठीक है, किस सीमा में सही तरीका से कार्य करता है, सही तरीका से कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन आपको पहला दिया है कि 2 से 3, फिर दिया है बी में, आपको दिया है बी में क्या दिया है 5 से 7, ठीक है, और आपको सी में दिया है, सी में क्या दिया है 7.0 से 7.8, और डी में आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको सामने है, तो बोलिए एकदम फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर छापिए कि हमारा शरीर का जो पीएच मान है किस सही सीमा तक कार्य करता है, यानी कौन सा सीमा तक कार्य करेगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारा शरीर का पीएच मान है, यानी कि जो सही तरीका से कार्य कौन सीमा तक कर सकता है, तो 7.0 से लेकर के 7.8 तक, ठीक है। आशा करें कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। जब समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है दोस्तों कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला क्या गया है, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला गया कि कौन सी अधातु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कौन सी अधातु, ठीक है, अधातु, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट में ब्रोमीन, फर्स्ट में क्या दिया गया है ब्रोमीन, और बी में दिया गया है आपको दोस्तों पारा, बी में क्या दिया गया है पारा, और सी में दिया गया है हीरा, सी में क्या दिया गया है हीरा, और डी में दिया गया है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट दिया गया है। यानी 4 ऑप्शन है आपको सामने। क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सी अधातु है, ठीक है ना, कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिया गया है ब्रोमीन, बी में दिया गया है पारा, और सी में दिया गया है हीरा, और डी में दिया गया है ग्रेफाइट, ठीक है। तो यहाँ जो आपको कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अधातु बोला है, अधातु जो है कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चलिए उसके बाद हम थोड़ा पारा के बारे में बता देते हैं, हीरा के बारे में भी बता देते हैं, और ग्रेफाइट के बारे में बता देते हैं। तो देखिए ये हीरा और ग्रेफाइट जो दोनों है किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है, ठीक है। आपको याद रहेगा कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। और याद रखिएगा कि प्राकृतिक में, ठीक है, प्रकृति में जो सबसे कठोर अधातु है, सबसे कठोर अधातु है कौन है दोस्तों, तो हीरा है। याद आपको रहेगा कि प्राकृतिक में सबसे कठोर अधातु कौन है, तो हीरा है। उसके बाद याद रखिएगा कि ये ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत को कोची करता है, तो चालन करता है, विद्युत को कोची करता ही चालन करता है, यानी इससे जो है विद्युत आ जा सकता है, ठीक है। ये ग्रेफाइट सिंपल वे में कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो आप लोग पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल में जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रहेगा कि प्राकृतिक में सबसे कठोर धातु कौन है, तो हीरा है। उसके बाद याद रखिएगा कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा पारा के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पारा एक धातु है, पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर, कोची है एक प्रकार के धातु है, कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। यही बात याद रखना है, पूछेगा आपको एग्जाम में। ये जितना हम बताए हैं इस सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं कई बार पूछा हुआ है। पहला क्या पूछा हुआ है कि कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन।
कौन सा पूछेगा कि कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा। और यहाँ पे पूछा गया हीरा के बारे में हम थोड़ा सा बता दिए आपको। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता कि प्राकृतिक में सबसे कठोर अधातु कौन है, तो प्राकृतिक में जो सबसे कठोर अधातु है कौन है, हीरा है। उसके बाद याद रखिएगा कि हीरा जो है विद्युत ईंधन उष्मा ईंधन के कुछ का चालक नहीं होता, यानी जो हीरा जो है एक प्रकार का कैसा है, तो कुचालक है। क्या है, कुचालक है। आपको याद रहेगा कि हीरा एक प्रकार का क्या है, तो कुचालक है। ग्रेफाइट के बारे में हम बताएं था, ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या है, कार्बन का अपरूप है, और ये इससे जो है विद्युत का क्या किया जाता है, तो चालन किया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया है तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं वीडियो को। दोस्तों यदि आप लोग हमारे तत्व से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।